हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। आज जो अपना टॉपिक होगा जो 10th साइंस के सिलेबस के अंदर है वो होगा पीएच स्केल, जिसको बोलते हैं पीएच मापक्रम। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं ये पीएच होता क्या है। तो एक सूत्र जो है आप यहाँ पर देखो कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस। इसी से आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएगी, इसकी परिभाषा भी इसी से आएगी और इसमें जो P है उसका मतलब क्या होता है ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन बोल रहे हैं पीएच। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि पीएच जो है ना, पीएच उसके बारे में बताया था एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन। वैसे ये पूछते नहीं है एग्जाम में कि किसने बताया था, बाकी आप ध्यान रखो ऐसे कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि जो पीएच है उसकी खोज की थी, पीएच के बारे में बताया था। सबसे पहली बात ये हो गई इसके लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो P है, P उसका मीनिंग जो है वैसे तो P का मतलब है शक्ति, पावर। P का मतलब है पावर, मतलब शक्ति, शक्ति का सूचक होता है ये। लेकिन ये जो शब्द है वो एक अलग लैंग्वेज है उसके शब्द से लिया गया था, पुषांश जिसको बोलते हैं पुषांश। पुषांश जो है उस शब्द का जो हिंदी में मतलब होता है ना वो होता है शक्ति। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है, पावर है। किसकी पावर? H प्लस आयन की जो पावर है वो। ठीक है, वैज्ञानिक सोरेनसन था। अब मैं बता रहा हूँ इसकी परिभाषा। तो देखो यहाँ पर परिभाषा क्या होगी, माइनस का मतलब सब जानते हैं, नेगेटिव हो गया ऋणात्मक। लॉग को लघुगणक या लॉगरिथम बोलते हैं, H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और बड़े कोष्ठक को बोलते हैं सांद्रता। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इसको, परिभाषा जो अपने पास हो जाएगी वो हो जाएगी हाइड्रोजन आयन। कौन सा है हाइड्रोजन आयन? H प्लस। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या है, सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये तो ये हो गया। फिर उसके बाद में माइनस लगा हुआ है के ऋणात्मक लघुगणक या लॉगरिथम को, लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो एक सामान्य सी परिभाषा है जो इस सूत्र से आपने पता लगा ली है। ठीक है, उसके बाद में देखो इस सूत्र में अपन को सीधे सीधे पता लगना है कि यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, H प्लस की सांद्रता से। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, जैसे मैंने पहले भी सिद्धांत ब्रोनस्टेइन-डुलोरी में बताया था कि जो H प्लस है, H प्लस जैसे ही वो मुक्त होता है, जैसे ही वो मुक्त होता है ना, मुक्त, तो जल के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब विलयन में H प्लस जो है वो H प्लस के रूप में पाया ही नहीं जाता। किस रूप में पाया जाता है? H3O प्लस के रूप में। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ H3O प्लस, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये H प्लस ही है, क्योंकि H प्लस मुक्त होगा तभी वो H2O के साथ रिएक्शन करके किसमें बदल सकता है, H3O प्लस में बदल सकता है। फिर बता रहा हूं मैं कि जैसे अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो पीएच होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसके ऊपर निर्भर करती है। वो जो है उसमें अपन क्या कहेंगे कि H प्लस जैसे ही मुक्त होता है तो मुक्त होने की वजह से अधिक क्रियाशील होता है ये, और अधिक क्रियाशील होने के कारण जल के साथ अभिक्रिया करके किसमें बदल जाता है, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। तो कहीं पे आपको हाइड्रोनियम आयन दे रखा है, इसका मतलब वो भी क्या है, H प्लस ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो जो अगर आपसे पूछ रहे कि पीएच है ना, पीएच वो अपन पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो पीएच की सहायता से किसी भी पदार्थ, लेकिन वो विलयन अवस्था में होना चाहिए, किसी भी पदार्थ की प्रकृति, किसी भी पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि वो अम्लीय है। किसी भी पदार्थ की प्रकृति का पता लगाना है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। क्या पता लगा सकते हैं? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन का पता लगा सकते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है कि पीएच का जो मान होता है, पीएच का जो मान है, जो रेंज होती है वो होती है 0 से 14 तक। मतलब जो पीएच होगी वो न्यूनतम 0 हो सकती है और अधिकतम जो है वो 14 हो सकती है। इस तरीके से अपन यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो पीएच का मान है उसके अनुसार अपन डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा और कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा। ठीक है, तो एक इससे समझते हैं अपन कि जैसे यहाँ पर जो मान है अपने पास 0 है, बीच में जो मान है वो है 7 और लास्ट में जो है ना अपने पास अधिकतम मान है कितना, 14। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 है, 7, तो वहां पर जो है वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। उदासीन कैसा होगा, उदासीन। और अगर पीएच बढ़ती चली जा रही है ऐसे, इस तरीके से बढ़ रही है, तो बढ़ने की स्थिति में यहाँ पर जो अपन क्या बोलेंगे, इस तरफ जो होगा वो कैसा होगा, क्षारीय, और इस तरफ होगा अम्लीय। एक बार दोबारा समझो इसको। मैं क्या कह रहा हूँ कि पीएच क्या काम में आता है, पीएच काम में आता है किसी भी विलयन की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। इन तीनों प्रकृति का पता लगाने के काम में आता है। और पीएच का जो न्यूनतम मान है वो 0 होता है, अधिकतम मान 14 होता है, मध्यवर्ती जो मान है वो है 7। अगर कहीं पे 7 मान आ रखा है 7, तो इसका मतलब विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा।
अगर इस तरफ की बात करें तो इस तरफ, मतलब मैं इसके नीचे लिख देता हूं यहाँ पर, अगर इधर के लिए कहा जाए तो H प्लस आयन है ना, उसकी सांद्रता OH माइनस, OH माइनस का मतलब हुआ हाइड्रोक्साइड आयन, बता रखा है सब ये कि H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, OH माइनस का मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसकी सांद्रता। तो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं, अम्लीय पदार्थ, उनमें H प्लस की सांद्रता OH माइनस से ज्यादा होती है, और इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पर, इस तरफ का मतलब 7 के जितना दूर जाएंगे इस तरफ, मतलब 0 की तरफ जितना आएंगे ना, उतनी ही ज्यादा कौन होगी, अम्लीय जो प्रकृति होगी, या फिर ऐसे कह सकते हो H प्लस की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। इधर अगर आएंगे इधर, तो इधर H प्लस की बजाय कौन बढ़ने लग जाता है, OH माइनस, कौन बढ़ने लग जाता है, OH माइनस। तो OH माइनस की सांद्रता 7 से जितना दूर जाएंगे, मतलब 14 के नजदीक जाएंगे ना, तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण जो है वो ये होगा कि 14 के जितना नजदीक है उतना प्रबल क्षारीय होगा, और 0 के जितना नजदीक है उतना प्रबल अम्लीय होगा, याद रखना है ये। उसके बाद में उदासीन जो होता है, उदासीन के लेकर कहा जाए तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस जो है उनकी सांद्रता अगर बराबर हो जाए, मतलब जितनी सांद्रता H प्लस की है उतनी ही सांद्रता OH माइनस की हो जाए, तो उस स्थिति में अपन क्या कहते हैं, उस स्थिति में कहते हैं कि विलयन जो है वो कैसा होगा, उदासीन। अब वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण आपको याद रखने होंगे, जिसकी सहायता से अपन डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा विलयन जो है वो अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय। जैसे जो भी खट्टे होते हैं उनके लिए बताया था अम्लीय होते हैं, तो अगर किसी भी तरह के जूस के लिए कहा जाए तो खट्टा हो, या नींबू का रस है, या जठर रस है, जठर रस में HCl बताया था आपको, सिरका जो होता है सिरका, वो भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। नींबू का रस बोल रहे हैं अपन, ये सब क्या होंगे, जो है कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। ऐसे उदासीन के लिए कहा जाए तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल की pH 7 होती है, इसका मतलब वो कैसा होगा, उदासीन होगा, याद रखना ये। शुद्ध जल अगर है तो कैसा होगा, उदासीन होगा। ऐसे ही क्षारीय के लिए कहा जाए, क्षारीय के लिए तो क्षारों में सामान्यतः अपन ने कहा था कि कड़वे होते हैं या फिर तीखे होते हैं, तो उसमें बताया था मैंने आपको एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, वो प्रति अम्ल के रूप में काम में आता है, तो वो कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, या NaOH हुआ, ये सब क्षारीय होंगे। तो ये चीज शायद आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अब अपन देखेंगे कि जो pH होती है, pH उसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। एक बार मैं इसको और बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि कौन अम्लीय होगा कौन क्षारीय होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 से जितना कम है मान अपने पास, मतलब 0 से 7 के बीच में अम्लीय है, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय है। जितना इस तरफ आएंगे अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसमें देखते हैं, उसको समझते हैं उस हिसाब से। जैसे मान लो अपने पास ये 5 पदार्थ हैं, इनकी pH दे रखी है, मान लो ऐसे, और ऐसे पूछा गया कि A है ना, A उसकी प्रकृति कैसी होगी, B की प्रकृति कैसी होगी, C की कैसी होगी, D और E की कैसी होगी। तो देखो बहुत आसान है, आपको करना क्या है, इसको याद रखो बस, इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। A और B दोनों की सांद्रता 7 से, दोनों की जो pH है ना, pH उसका मान क्या है, 7 से कम दे रखा है, 7 से कम, इसका मतलब ये दोनों अम्लीय है, ये उदासीन है, और ये दोनों क्षारीय है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो ऐसे दे दिया जाए आपको। तो मैंने क्या बताया था, 0 के जितना नजदीक होगा उतना प्रबल अम्लीय होगा, तो A है ना, A वो प्रबल अम्ल, B दुर्बल अम्ल, इसकी तुलना में A तो प्रबल अम्ल, B दुर्बल अम्ल, ये उदासीन। और इन दोनों में क्या कहा था कि 14 के जितना नजदीक होगा, जैसे 14 की बजाय यहाँ पे 12 का मान दिया सकता है, कुछ भी दिया सकता है, मतलब ऐसे कि अगर इस तरीके से हुआ 14 के जितना नजदीक है उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर इनमें से क्षार के लिए पूछा जाए ना, तो E वाला प्रबल क्षार और D जो है ना वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। तो ये अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको नहीं इस बात समझ में आ रही तो इसको रिवाइज कर करके 2-3 बार देखेंगे आप, तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन उपयोग देखते हैं इनके। तो अभी अपन ने समझा था pH किसे कहते हैं, pH का उपयोग क्या था, अलग अलग चीजें इसके अंदर बताई थी। प्रबल अम्ल का पता कैसे लगेगा, दुर्बल अम्ल का पता कैसे लगेगा, ये सब चीजें आपको बता दी गई है। अब अपन देखते हैं कि दैनिक जीवन में जो pH है उसका क्या इंपोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली बात, उदर का मतलब पेट की अम्लता, मतलब जब कोई इंसान जो ज्यादा खाना खा लेता है या फिर उसके जो जठर रस होता है उसमें HCl जो होता है, HCl उसकी मात्रा जो है क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ज्यादा होने की वजह से उसमें जो पेट होता है उसमें अम्लीयता क्या हो जाती है, ज्यादा। और अम्लीयता ज्यादा होने की वजह से पेट में जो है वो सूजन या दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, तो उसकी वजह से अम्लीयता बढ़ जाती है वो। तो उसके कारण जो है वो क्या जाता है, इस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए इसमें जो है अपन कोई भी क्षार जो है, क्षार वो यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और क्षार जो होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो किसकी तरह काम करता है, प्रति अम्ल की तरह। किसकी तरह,
प्रति अम्ल की तरह। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर पेट में अम्लता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और अम्लता ज्यादा होने का कारण है कि जठर रस में HCl जो उसका उत्सर्जन ज्यादा हो जाए, या फिर कोई ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अम्लीय प्रकृति जो है वो ज्यादा होने की वजह से अपन को यहाँ पे सार की जरूरत पड़ती है। तो जो सार होता है यहाँ पर वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो प्रति अम्ल या एंटासिड की तरह कार्य करता है। इसका मतलब पेट की अम्लीयता को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। उसके बाद में देखो दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब है दांतों का जो टूटना होता है वो क्यों होता है, उसका कारण ये है कि अपने जो मुंह है उसकी पीएच लगभग किसके बराबर होती है, 6.5 के बराबर। मुंह की पीएच जो है वो लगभग 6.5 के बराबर होती है। इसका मतलब ये होगा कि लगभग उदासीन के नियर अबाउट होती है। 7 भी उदासीन होती है, 6.5 जो है उसके ऊपर क्या होती है, जो है अपने पास एक तरह से उदासीन के पास हो गई। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पर खाना खाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना खाया अपन ने तो उससे क्या होता है कि जो भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं उससे जो शेष पदार्थ बचे हुए हैं या कुछ पदार्थ जो बचे हुए हैं उसकी वजह से जो पीएच है, पीएच उसका मान थोड़ा कम हो जाता है, मतलब लगभग 5.5 के आसपास आ जाता है जब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी वजह से। तो जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद जो है उसमें खाना खाने के बाद मंजन करना चाहिए, क्योंकि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे मुंह के अंदर बैक्टीरिया मतलब जो जीवाणु होते हैं ना वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो दंत क्षय होने का कारण ये है कि मुंह की पीएच जो है 6.5 होती है। जब अपन खाना खाते हैं तो उससे जो अवशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं कुछ, तो उन अवशिष्ट पदार्थों की वजह से जीवाणु या बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो जो है वहां पर जो पीएच है उसके मान में कमी कर देते हैं। कमी होने की वजह से दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है, दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हटने लग जाता है। तो उसमें क्षय होने लग जाता है, कमी होने लग जाती है। कमी होने की वजह से दांत झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो दांत टूटने का कारण हुआ। उसके बाद में ये होता है कि कीटों के जो डंक होते हैं, जो कीट जो होते हैं उनके डंक, जैसे मधुमक्खी जो है जिसको, या फिर लाल चींटी जो होती है वो, इन चींटी जो है उनके डंक के अंदर एक अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। याद रखना ये फॉर्मिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल ये जो है ना वो जैसे डंक मारते हैं ये, तो उससे क्या होता है कि फॉर्मिक अम्ल उत्सर्जित होता है, और उत्सर्जित होने की वजह से जिस स्थान पर उत्सर्जित हुआ वहां पे जलन महसूस होती है, वहां पे सूजन आ जाती है, दर्द होता है। दर्द होने की वजह से मतलब क्यों हो रहा है दर्द हो, क्योंकि उन्होंने अपने डंक से क्या भेज दिया, अपने शरीर में फॉर्मिक अम्ल भेज दिया। तो फॉर्मिक अम्ल को उदासीन करने के लिए अपन जो है वहां पर लगाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लगाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर घर पे जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर नमक या जो तेल लगाते हैं तो उससे उसकी अम्लता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या कुछ लोग जो है वो लोहे की वस्तु को उसके ऊपर रगड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि जो लोहे की वस्तु, लोहा क्षार हुआ तो क्षार होने की वजह से कुछ सूजन जो है उसके अंदर या जलन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हुआ अपने पास जो कीटों के जो डंक होते हैं उनसे फॉर्मिक अम्ल शरीर में आ जाता है, उसको कम करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला जो है वो है कि अम्ल वर्षा। अगर वास्तव में कहा जाए तो वर्षा का जो जल होता है वो उदासीन होता है, उदासीन। लेकिन वायुमंडल में कई प्रदूषक होते हैं, वायुमंडल में कई प्रदूषक होते हैं, मतलब प्रदूषण फैलाने वाली जो चीजें हैं वो वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है। तो जैसे ही वर्षा जल धरातल पर आता है, कहां पर आता है, धरातल पर, तो धरातल पर आने की वजह से ये प्रदूषक जो होते हैं ना वो इसको क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। प्रदूषक इसको क्या कर देते हैं, अम्लीय। और अम्लीय करने की वजह से इस वर्षा को अपन बोलने लग जाते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलने लग जाते हैं, अम्लीय वर्षा बोलने लग जाते हैं। तो जो अम्ल वर्षा है वो पहली बात बता रहा हूं मैं, वर्षा जो जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जो वायुमंडल में प्रदूषक उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस वर्षा के जल को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। इसलिए उस वर्षा के जल को अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जिस स्थान पर अम्लीय वर्षा हुई वहां पर अपन को क्षारीय विलयन का उपयोग करके या क्षारीय पदार्थों का उपयोग करके जो है उसको पहले क्या करना होता है, उदासीन करना होता है, जिससे कि जो मृदा होती है उसकी पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे। तो अम्लीय वर्षा जो थी उसका कारण था प्रदूषक, और प्रदूषकों की वजह से वो जो है वो अम्लीय हो जाती है। अंतिम जो हमारे पास उपयोग है वो है कि मृदा पीएच। इसका मतलब ये हुआ कि जो भिन्न भिन्न स्थानों की मिट्टी होती है वहां पर जो मिट्टी की पीएच होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब अगर मान लो कहीं की मिट्टी जो है ना उसमें अम्लीयता ज्यादा है तो उसमें सार जो है, सामान्यतः क्या होता है, जनरली यह होता है कि जो मृदा की पीएच होती है वो 7 से कम होती है। ज्यादातर मृदाएं जो है वो अम्लीय होती है, इसलिए उनमें सार मिलाकर उनको उदासीन करने के बाद ही उनमें फसल बोई जाती है। ठीक है, तो मृदा पीएच है ना वो, उसका मतलब ये होगा कि भिन्न भिन्न स्थानों की मृदाओं की पीएच अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से उनके अंदर जो है ना उचित उर्वरक या उचित जो पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना था वो था पीएच,
पीएच का उपयोग और पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है और पीएच पढ़ते क्यों हैं, तो वो था। इसको जो है आप नोट करते चले जाएं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको पहुंचाइए, इसकी सीरियसनेस को समझिए। आप केवल आपके लिए ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।